हेलो एवरीवन, सभी लोग का स्वागत है एक और इसेकाई सीरीज के अंदर। इस सीरीज का नाम होने वाला है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट और ये एनीमे थोड़े समय पहले ही आई है। तो बिना टाइम वेस्ट करे इसे शुरू करते हैं, लेकिन एक सेकंड, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो प्लीज कर देना। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमारे मेन कैरेक्टर बताता है कि अब से 5 साल पहले उसके जूनियर हाई के 3rd ईयर खत्म होने के बाद से उसने अपने रूम से बाहर निकलना बंद कर दिया था क्योंकि वो बुली होता था। उसने अपनी लाइफ में सारी होप्स खो दी है, उसके लाइफ में कोई भी गोल नहीं है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो फोन चला रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से जो फोन है वो काफी जोर से चमकने लगता है। और अब जैसे हमारे मेन कैरेक्टर की आंख खुलती है, वो देखता है कि सामने तो एक लड़की होती है जो कि उसे कांग्रेचुलेशन कर रही होती है और उसे कहती है तुम सिलेक्ट हुए हो रीइनकार्नेट होने के लिए। यह सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि वो अपने रूम में ही मर गया। तभी वो लड़की जो गॉडेस होती है वो मेन कैरेक्टर से कहती है कि जिस नए वर्ल्ड में तुम जा रहे हो वहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है, इसलिए मैं तुम्हें और पावर स्किल दे रही हूँ जिससे कि तुम वहाँ पर आराम से रह सको। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर मुझे मौका मिल रहा है रीइनकार्नेट होने का तो इस बार मैं अच्छी और शांति भरी जिंदगी जीना चाहूंगा। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं गॉडेस सब उसे रीइनकार्नेट कर देती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रीइनकार्नेट हो जाता है और अब वो एक बेबी होता है जिसका जन्म अभी अभी ही हुआ है। और अब हम लोग को पता लगता है कि इस बेबी का फादर तो एक किंग है। किंग उसे देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं ये तो काफी प्यारा प्रिंस है जो कि हमारे बाद हमारी जगह ले पाएगा। इसकी छाती के ऊपर ये रॉयल इंसिग्निया भी है, इसका मतलब ये हमारा ही बेटा है। ये सब देखकर हमारे मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि क्या उसने एक रॉयल फैमिली में जन्म लिया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि किंग अपने बेटे का अभी मैजिक टेस्ट करना चाहते हैं। वो वहाँ पर एक orb मंगाते हैं और वो orb काफी जोर से ग्लो करने लगता है। वहीं अब किंग सोचते हैं कि उसके बेटे का लेवल कम से कम 40 से 50 तो होगा ही। लेकिन अब जैसे रिजल्ट आता है वो लोग ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि इस बच्चे का लेवल तो सिर्फ 2 ही है और ये कोई भी एलिमेंट यूज नहीं कर सकता है, ये सिर्फ बैरियर मैजिक यूज कर सकता है। ये सुनकर किंग काफी सदमे में आ जाते हैं। वो कहते हैं आखिरकार मेरे और फ्लैश प्रिंसेस का बेटा ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं अब क्वीन भी कहने लगती है अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। वो लोग अब डिसाइड करते हैं कि वो लोग पब्लिक में बताएंगे कि प्रिंस का जैसे जन्म हुआ वो मर गया। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर सोचने लगता है मैं अभी तो रीइनकार्नेट हुआ हूँ, मैं अभी कैसे मर सकता हूँ। किंग अब ऑर्डर देते हैं कि इस बच्चे को दूर जंगल में छोड़ाओ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ये सब गॉडेस देख रही होती है और वो ये देखकर परेशान हो जाती है। तो दूसरी गॉडेस पूछती है क्या हुआ, जिस पर वो बताती है कि अभी भी मैंने जिस लड़की को रीइनकार्नेट किया है उसको मैंने ओवर पावर स्किल दी है, लेकिन किसी ने भी रियलाइज नहीं किया है। मैं उसे एलिमेंट देना भूल गई हूँ, लेकिन उन लोगों ने इसके लेवल को मेजर करने में गलती कर दी है। ये सुनकर गॉडेस पूछती है तो तुमने उसका लेवल कितना रखा है। जिस पर वो गॉडेस बताती है कि मैंने उसका लेवल 1002 रखा है। वो लोग उसका लेवल अच्छे से मेजर नहीं कर पाए क्योंकि उनके वर्ल्ड का जो डिवाइस है वो सिर्फ 2 डिजिट ही शो करता है। और अब अगले सीन में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसे जंगल में फेंक दिया गया है। वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठ पा रहा होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो एक बच्चा है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उन लोगों ने कहा था कि वो सिर्फ बैरियर मैजिक को यूज कर सकता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बैरियर मैजिक को यूज करने लगता है। वो विजुअलाइज करके बैरियर मैजिक को एक क्यूब में बदल देता है। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर खुश हो जाता है और कहता है मुझे नहीं पता था कि मैजिक यूज करना इतना इजी होगा। वह इसी तरीके से बैरियर मैजिक को शेप देने लगता है, कलर देने लगता है, अलग अलग चीजें ट्राई करने लगता है और फिर आखिर में वो ट्राई करता है उस बैरियर को अपने ऊपर लगाने में और वो कामयाब भी हो जाता है। वह उस बैरियर को कंट्रोल करने लगता है जिसकी वजह से वो अब हवा में भी उड़ने लगता है। ये देखकर वो काफी खुश हो जाता है और कहता है ये तो काफी यूजफुल पावर है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक काफी बड़ी वुल्फ मॉन्स्टर आ जाती है जो कि आती है उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं होता है। इसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर को गुस्सा आ जाता है और अब वो उसके ऊपर काफी सारे बैरियर मैजिक का यूज करके छोटे छोटे क्यूब बनाता है और अब वो उस वुल के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसलिए हमारे मेन कैरेक्टर सोचता है कि उसे कोई बड़ी चीज ट्राई करनी होगी। जिसके बाद अब हमारा मेन कैरेक्टर बैरियर मैजिक का यूज करके काफी सारे पेड़ को उठाकर उस वुल्फ के ऊपर मारने लगता है। इसकी वजह से जो वुल्फ है थोड़ी सी घायल हो जाती है, लेकिन फिर से वो वापस खड़ी होने लगती है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर इरिटेट हो जाता है और वो पूरी एक बड़ी जमीन को ही उठा लेता है और वो जमीन को उस वुल्फ के ऊपर मारने लगता है। ये देखकर वुल्फ घबरा जाती है और कहने लगती है रुक जाओ, मैं सरेंडर करती हूँ। ये देखकर हमारे मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहते हैं क्या ये वुल्फ बात कर सकती है। जिसके बाद अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो वुल्फ माफी मांगने लगती है और कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हें इसलिए खाना चाहती थी ताकि मैं अपने माना को रिकवर कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग होगे। आखिरकार तुम हो कौन। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर एक बच्चा है इसलिए वो बोल नहीं पाता है। वो अब थोड़ा सा दिमाग लगाता है और अपने बैरियर को अपने गले के साथ अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से अब वो बातें करने लगता है और वो उस वुल्फ से कहता है हेलो। ये देखकर वो वुल्फ शॉक हो जाती है और कहती है तो तुम बात कर सकते हो, तुम हो कौन। तो हमारे मेन कैरेक्टर याद करता है कि किंग ने तो उसे नाम दिया था रेनहार्ड, लेकिन वो वाला नाम नहीं बताता है और बताता है कि मेरा नाम हारूटो है, मेरा जन्म किंगडम में हुआ था, लेकिन कम माना होने की वजह से मुझे मेरे पेरेंट्स ने अबेंडन कर दिया। ये सुनकर वुल्फ कहती है तुम्हें क्या बात कर रही हो, मैं तो सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे अंदर का माना इतना ज्यादा है कि किसी भी ह्यूमन का नहीं हो सकता है। कहीं तुम डीमन किंग तो नहीं हो जो कि रीइनकार्नेट करके आया है। तो अब हारूटो सोचता है कि वो पिछले लाइफ में तो एक लूजर था, वो ये बात वुल्फ को थोड़ी बता सकता है। वह उससे कहता है हाँ तुमने सही समझा, मैं ही डीमन किंग हूँ।
हूँ। ये सुनकर वुल्फ शॉक हो जाती है और कहती है अब समझ आए कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो। मैं अपनी हार मानती हूँ, आप मुझे मार सकते हो। तो हारुतो से कहते नहीं, तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम मेरे ऊपर हमला नहीं करोगी मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर वुल्फ कहती है कि आप तो कितने ज्यादा काइंड हो। तो हारुतो वहां से जाने लगता है ये कहते हुए कि फ्ले मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाय। वहीं पर अब वो वुल्फ तो काफी शौक होती है, वो हारुतो को रोकती है और वो उसे कहते हैं कि आपने मेरी जान बख्शी है, मुझे एक नया नाम भी दिया है, इससे हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, अब से आप मेरे मास्टर हो, मैं अब जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगी। वहीं हारुतो से समझाने लगता है और कहते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहता था। हारुतो बोल ही रहा होता है लेकिन तभी अचानक से उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो नीचे आ जाता है। ये देखकर फ्ले घबरा जाती है और कहती है मास्टर आपको क्या हुआ। जिस पर हारुतो कहता है कि मैं एक बच्चा हूँ तो मुझे दूध पीना है। ये सुनकर फ्ले कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं कुछ करती हूँ। और अब ऐसा बोलने के बाद हम लोग देखते हैं कि फ्ले अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके एक ह्यूमन गर्ल में बदल देती है जिसने कोई भी कपड़े नहीं पहने होते हैं। ये देखकर हारुतो काफी शर्मा जाता है और वो उससे कहता है तुम्हें कुछ कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा बोलने के बाद हारुतो अपने बेरे मैजिक का यूज करके उसके लिए कुछ कपड़े बना देता है जिसमें वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। जिसके बाद अब फ्ले हारुतो के पास आकर उससे माफी मांगती है और कहती है माफ करना मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ। तभी अचानक से फ्ले को सेंस होता है कि कोई यहाँ पर आ रहा है। ये बात वो हारुतो को बताती है और कहती है कि क्या मैं उसे मार दूं। जिस पर हारुतो कहते हैं नहीं, पहले तुम उससे बात करो, पूछो कि उसे क्या चाहिए। और अब हारुतो फ्ले से एक बहरे को कनेक्ट कर देता है और उसे कहता है इससे तुम मेरी बातों को सुन पाओगी। जिसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आता है और कहता है कि मैं इस बेबी को यहाँ से लेने आया हूँ। ये बात सुनकर फ्ले उसे मना कर देती है। तो बंदा कहता है तुम्हारे पास कौन सा हक है मना करने का। जिस पर फ्ले कहती है मेरे पास हक है क्योंकि थोड़े समय पहले ही ये मेरा मास्टर बना है, इसका मतलब ये मुझे बिलोंग करता है। जिस पर बंदा कहते हैं कि ये जो बेबी है ये मेरे रिलेटिव का बेटा है, उसने इसे अबेंडन कर दिया है इसलिए मैं इसे बचाने आया हूँ। ये सुनकर फ्ले उससे कहती है कि तुम ह्यूमंस ऐसे क्यों होते हो, एक अबेंडन करी हुई चीज को तुम लोग वापस लेने कैसे आ सकते हो। तो बंदा कहता है मुझे पता है कि ये बच्चा भूखा है इसलिए मैं इसके लिए दूध लेकर आया हूँ। ये देखकर हारुतो खुश हो जाता है और फ्ले से कहता है इस दूध को ले लो। लेकिन अब फ्ले मना कर देती है। वो उस बंदे से कहती है क्या तुम्हें ये पता चल गया है कि मैं मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती हूँ, इससे तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो ना। जिस पर वो बंदा कहते हैं नहीं, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि तुम एक ह्यूमन चाइल्ड को पाल नहीं सकती हो। ये सुनकर फ्ले गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम ये बात इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हो और आखिरकार तुम्हें इस बच्चे की परवाह क्यों है। तो बंदा कहता है कि ये एक स्टोरी से रिलेटेड है। वो बताता है कि उसकी वाइफ एक बार प्रेग्नेंट थी लेकिन बदकिस्मती से वो बच्चा जन्म ही नहीं ले पाया और इस बच्चे को अबेंडन कर दिया गया है इसके पोटेंशियल की वजह से। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक बच्चा जो इस दुनिया में आता है उसे कम से कम अच्छी जिंदगी जीने का मौका तो मिलना चाहिए। ये कहानी सुनकर फ्ले दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। जिसके बाद वो बंदा फ्ले से कहता है चलो एक डील करते हैं, अगर ये तुम्हारा मास्टर है तो मैं तुम्हें इस बच्चे का पर्सनल अटेंडेंट बनने देता हूँ। तो फ्ले भी मान जाती है और कहती है ठीक है, लेकिन मैं अपने मास्टर का हमेशा ख्याल रखूंगी। और अब उन दोनों के बीच में एक डील हो जाती है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं वो बंदा हारुतो की जो टोकरी होती है उसे तोड़ देता है और फिर वो उसके ऊपर ब्लड भी डाल देता है जिससे कि लोगों को लगे कि हारुतो मर गया है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो बंदा अब उन लोगों को अपने साथ ले जाने लगता है। और अब अगली सीन में हम लोग देखते हैं 9 साल बीत जाते हैं जहाँ पर वो अब मार्ग्रेव गोल्ड के साथ रहता है। हारुतो अब उसी बंदे को अपने डैड बुलाता है। वहीं पर हारुतो की मॉम भी होती है और उसकी बहन भी होती है। हारुतो कहने लगता है कि मैं यहाँ से जाने वाला था दूध मिलने के बाद, लेकिन इन लोगों की काइंडनेस देखकर मैं यहीं पर रुक गया, लेकिन बस यहाँ पर एक ही प्रॉब्लम है, मेरी छोटी बहन मुझे पसंद नहीं करती है। हारुतो कहने लगता है कि मुझे काफी दुख होता है ये जानकर कि मेरी छोटी बहन ही मुझे पसंद नहीं करती है। वहीं पर हम लोग देखते हैं हारुतो की बहन शार्लेट फ्ले को काफी ज्यादा पसंद करती है। ये देखकर हारुतो काफी ज्यादा जेलस फील कर रहा होता है। शार्लेट फ्ले से कहती है कि क्या आप फिर से मेरे साथ आज खेलोगे। जिस पर फ्ले मना कर देती है और कहती है नहीं, आज हारुतो ने मुझे एक इंपॉर्टेंट काम दिया है, मैं उसे पूरा करूंगी। तभी हारुतो फ्ले से कहता है शार्लेट के साथ खेल लो। जिस पर फ्ले मान जाती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं शार्लेट और फ्ले के साथ खेल रहे होते हैं। वहीं पर शार्लेट काफी ज्यादा खुश होती है। ये चीज हारुतो खिड़की से खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और कहती है कि इस बात की वजह से तुम परेशान मत हो, मुझे लगता है कि शार्लेट तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खेलती है क्योंकि वो तुम्हारे अराउंड थोड़ी सी शाय है, उसे नहीं पता कि तुम्हारी एज के लड़कों के साथ कैसे एक्ट किया जाता है। देखो शार्लेट की तो फ्ले के साथ कितनी अच्छी बनती है। वहीं अब हारुतो परेशान हो जाता है। वो कहता है कहीं शार्लेट को पता तो नहीं चल गया कि मैं एक्चुअली 30 साल का बूढ़ा आदमी हूँ। इस बात के बारे में सोचकर हारुतो काफी दुखी हो जाता है और कहता है शायद छोटी बच्चे को बूढ़े आदमियों के साथ घूमने में मजा नहीं आता है। तभी हारुतो की मॉम कहती है दुखी मत हो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम शार्लेट के लिए कोई स्पेशल चीज करो जिससे कि वो समझ जाए कि तुम उसके लिए कितने अच्छे भाई हो। और वैसे भी तुम्हें तो पता ही है कि फ्यूचर में जो हमारी चीजें हैं वो सारी तुम्हारी होगी क्योंकि तुम हमारे उत्तराधिकारी जो हो। तो क्यों ना अपने रूम में बंद रहने की बजाय बाहर निकल के शार्लेट के साथ कभी खेल कर देखो। पर अब इसी तरीके से हारुतो अपनी मॉम की सारी एडवाइस लेता रहता है। और अब अगले सीन में हारुतो अपने रूम में आ जाता है। वो कहने लगता है मुझे काफी जल्द ये घर छोड़ना होगा, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो फ्ले भी मेरे साथ आएगी और अगर ऐसा होगा तो शार्लेट मुझे और ज्यादा हेट करने लगेगी क्योंकि मैं फ्ले को उससे दूर ले जाऊंगा। मैंने फ्ले को समझाने की कोशिश करी है लेकिन वो समझती ही नहीं है। उसका कहना है कि वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर रहा तो मैं पक्के से कह सकता हूँ कि ये लोग मुझसे काफी ज्यादा चीजें कराएंगे। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि हारुतो ने 9 साल लगाकर अपनी एक खुद की कॉपी बनाई है जिससे कि वो उस कॉपी को यहाँ पर छोड़ सके और खुद लीव कर सके, लेकिन ये कॉपी अभी तक पूरी नहीं हुई है। ये बात भी नहीं कर सकता है और हिल भी नहीं सकता है। तभी हारुतो को रियलाइज होता है कि उसे तो फ्ले की भी एक कॉपी बनानी होगी। इस बात से हारुतो का दिमाग खराब
हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि हारुतो के डैड अब हारुतो को नीचे बुलाने लगते हैं। तो अब हारुतो भी मान जाता है और अब वो नीचे आ जाता है, जहाँ पर उसके डैड अब उसे कहते हैं कि मैं आज से तुम्हें सिखाऊंगा कि तलवार का यूज कैसे किया जाता है, क्योंकि तुम्हारा माना लेवल काफी ज्यादा कम है, इसलिए तुम्हें बाकी स्किल्स को डेवलप करना होगा। या फिर क्या तुम किसी दूसरी फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हो? तो हारुतो कहते हैं हाँ, मैं एंशिएंट मैजिक स्टडी कर रहा हूँ। ये सुनकर हारुतो के डैड खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे लगा था कि तुम अपने रूम में सिर्फ टाइम पास करते होगे, लेकिन तुम कुछ तो कर रहे हो। तो हारुतो कहते हैं हाँ, मैं अपनी रिसर्च करने के लिए अब वापस जा रहा हूँ। तभी उसके डैड उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे अंदर स्वॉर्ड का भी टैलेंट हो सकता है, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तुम्हें पता क्या चलेगा, लो ट्राई करो। जिसके बाद हारुतो के डैड उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हारुतो बताता है कि उसके डैड एक सीजन वॉरियर है, जिन्हें अर्थ शैटरिंग वॉर हैमर के नाम से भी जाना जाता है। हारुतो कहता है मुझे लगता है कि मैं अपने डैड के ऊपर हमला कर पाऊंगा, इसलिए मैं अपने ऊपर बैरे लगा लेता हूँ, जिससे कि मेरी फिजिकल एबिलिटी थोड़ी तो ठीक हो जाए। जिसके बाद हारुतो काफी तेजी से अपने डैड के ऊपर हमला करता है, लेकिन वो हारुतो के अटैक को डॉज कर देते हैं। इसकी वजह से हारुतो की तलवार जमीन पर जाकर लगती है और टूट जाती है। तो हारुतो को रियलाइज होता है कि वो तो अपने स्वॉर्ड के ऊपर बैरल को लगाना भूल ही गया था। वहीं पर हारुतो के डैड काफी शौक होते हैं, वो कहते हैं आखिरकार अभी भी क्या हुआ। जिसके बाद वो हारुतो से कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा हूँ, डॉज करने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा बोलने के बाद वो हारुतो के ऊपर काफी तेजी से हमला कर देते हैं। वहीं पर हारुतो अटैक को डॉज करने के लिए आसमान में कूद जाता है। जिसके बाद वो नीचे आता है और काफी खुश होता है और कहता है मैंने एक फुल स्विंग अटैक को डॉज किया है, ये तो काफी कमाल का है। वहीं पर हारुतो के डैड काफी शौक होते हैं, वो कहते हैं कि इस अटैक को तो सिर्फ लेवल 30 से ज्यादा वाले लोग ही डॉज कर सकते हैं, तुमने कैसे किया? वहीं हारुतो को भी खुद नहीं पता होता है। हारुतो हमेशा चेक किया करता था, उसे लगता था कि उसका लेवल जो है 100 से ज्यादा होता होगा, लेकिन हारुतो का लेवल तो सिर्फ उतना ही है और कहा जाता है कि ह्यूमन सिर्फ लेवल 77 तक ही रीच कर सकते हैं। हारुतो कहता है मेरा 1000 तो होगा ही कैसे, मेरा माना लेवल तो सिर्फ 2 का है और मेरे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। मुझे लगता है क्योंकि मेरे पास एलिमेंट नहीं है इसी वजह से मैजिक को एफिशिएंटली यूज कर सकता हूँ। वहीं पर अब हारुतो के डैड कहते हैं ये सब एक तुक्का होगा, भूल जाओ इन सब बारे में, चलो अपने ट्रेनिंग को वापस कंटिन्यू करते हैं। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि ये सब शार्लेट भी पीछे से चुप कर देख रही होती है। वहीं पर अगले सीन में हम लोग देखते हैं हारुतो की मॉम और हारुतो के डैड बैठे होते हैं। हारुतो की मॉम हारुतो के डैड से कहती है कि आप कुछ ज्यादा बिजी लग रहे हो। तो हारुतो के डैड कहते हैं हाँ, मैं हारुतो को तलवार यूज करना सिखा रहा हूँ। ये सुनकर हारुतो की मॉम कहती है तो वो कैसा चल रहा है? तो वो कहते हैं मुझे शक हो रहा है कि हारुतो एक रिइनकार्नेटेड डीमन है। सीक्रेट रॉयल फैमिली के रिकॉर्ड में कहा जाता है कि एक मैन डीमन के साथ इन्वॉल्व था, लेकिन ये काफी रेयर होता है कि कोई डिमोनिक ट्रेट के साथ बोर्न होता है। ये सुनकर हारुतो की मॉम परेशान हो जाती है और कहती है डीमंस के होर्न होते हैं, लेकिन हारुतो के कोई भी होर्न्स नहीं है, वो डीमन नहीं हो सकता है। जिस पर हारुतो के डैड कहते हैं हाँ, लेकिन कहा जाता है कि रॉयल इंसिग्निया के अंदर कुछ अजीब पावर्स होती है जो कि अभी तक कोई नहीं समझ पाया है। शायद से उन्हीं पावर की वजह से फ्लेज जैसी डीमन हारुतो को प्रोटेक्ट करती है। हारुतो की मॉम परेशान हो जाती है सुनकर, वो कहती है हारुतो डीमन नहीं है। तो हारुतो के डैड कहते हैं चिंता मत करो, मैं भी यही सोचता हूँ, भले कुछ भी हो जाए हम लोग अपने बेटे को खुश जिंदगी देंगे। जिस पर हारुतो की मॉम भी कहती है हाँ। वहीं पर इन सब बातों को शार्लेट भी सुन लेती है। वो अब कहती है हारुतो एक डीमन नहीं हो सकता है। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।